कल मैं कल उसमें आपके कल था संभल में। उसके पहले मध्य प्रदेश दतिया में, उसके पहले अलीगढ़, फिर झांसी, तमाम जगहों से होता हुआ आया हूँ। और वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में जो मेरठ जिले के प्रबुद्ध लोगों ने एक बड़ी गोष्ठी रखी थी, उसमें मुझे बोलना था। आज देश की आवश्यकता है कि अपव्ययों को रोका जाए, चुनाव में पारदर्शिता लाई जाए और पूरे 5 वर्ष चुनाव ही कराते रहें और डेवलपमेंट ना हो। ये जो एक बहुत बड़ी विडंबना है, इससे हम निजात पाए, छुट्टी पाए। और इसके लिए जो एक समिति माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में बनी थी, वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में 18,000 से भी ऊपर पन्ने हैं जिसमें वो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है और 22,000 से ऊपर लोगों ने अपने मंतव्य दिए हैं। 47 राजनीतिक दलों से परामर्श हुआ है, जिसमें 32 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में अपना मंतव्य दिया है। 12 वो दल हैं जिनका काम केवल विरोध है, और वो विरोध इसलिए नहीं करते, विरोध इसलिए करते हैं कि बीजेपी कोई अच्छा काम ना करने पाए। आज आचार संहिता जब जब चुनाव होते लगती है, प्रशासनिक कार्यों में बाधा होती है। बार बार इलेक्शन कराने से पुलिस को वहां जब डिप्यूट करना पड़ता है तो अपराधों पर नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो बाधा उसमें उत्पन्न होती है। बार बार जब चुनाव होता है तो जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी चुनाव कामों में लगते हैं, जिससे प्रगति के जो काम है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो बाधित होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जैसे वक्फ अधिनियम को लाए, ट्रिपल तलाक को लाए, उसके बाद उन्होंने धारा 370 के संदर्भ में किया, एक व्यापक सुधार किए हैं। उसी की कड़ी में वन नेशन वन इलेक्शन है। और कल ही बहुत बड़ी घोषणा हुई है, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो जातीय जनगणना है वो सामान्य जनगणना के साथ में उसका उल्लेख करके उसको कराने का निश्चय किया है। कांग्रेस शासनकाल में सर्वे के आधार पर ये लोग जातियों को आपस में लड़ाने का और एक जिसको कहना चाहिए अव्यवहारिक तौर पे उसकी गणना का कार्य करते रहे। लेकिन बीजेपी की एक संवेदनशील और जवाबदेही सरकार है। इन्होंने एक पारदर्शिता लाने के लिए जनगणना में जाति का उल्लेख का एक विषय होगा, और जब भी जनगणना पूरी होगी तो लोगों को पता चल सकेगा कौन सी जाति का कितनी संख्या है। मैं समझता हूँ ये भी एक क्रांतिकारी कदम है। जातिगत जनगणना मील का पत्थर साबित करने वाला फैसला है और जातिगत जनगणना होगी, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही थी, समाजवादी पार्टी भी लगातार कह रही थी। और नहीं, कांग्रेस मांग कर रही थी, कह रहे हैं आप। जब उनके हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने किया नहीं, और जब करने की कोशिश पे दबाव पड़ा 1983 में ही चुनाव आयोग ने इंदिरा जी से कहा था कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को लाइए। कोई प्रस्ताव नहीं लाए। मनमोहन जी के समय सर्वे की बात आई थी, जातीय सर्वे की। तो ये सर्वे कोई आधार नहीं हुआ करता है। ये तो जब तक आप जनगणना के माध्यम से नहीं करेंगे तब तक आप नहीं पता कर सकते। वैसे जाति विहीन व्यवस्था एक डेवलपमेंट प्रोसेस हो, सब लोग भारतीय बने, ये हमेशा से प्राथमिकताओं में से रहता है सरकार के लिए। सब लोग चाहते हैं इस चीज को, लेकिन इसका विरोध करते रहेंगे पहले दिन से। नहीं, भाजपा ने कभी विरोध नहीं किया, सर्वे का विरोध जरूर किया था। वो व्यक्ति के जिस व्यक्ति ने कटाक्ष किया था उन व्यक्ति को जवाब दिया गया। जो जाति जाति कह के लोगों को बांटना चाह रहे थे, उनसे जब उनकी जाति पूछी जाती तो वो क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए उस पर उन्होंने वो वक्तव्य दिया था। अगर हम बात करें एक पोस्टर पर भीमराव अंबेडकर और अखिलेश का सामने आया, उस पर आप क्या अब देखिए, अम्बेडकर जी को मोहरा बनाने से समाजवादी पार्टी को बचना चाहिए। वो न केवल संविधान निर्माता है, बल्कि बहुत सारे भारतीयों की एक तरीके से वो अति सम्मान के पात्र हैं। इसलिए उनका उपहास उड़ाने से बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि पोस्टर जिसने बनाया, जिसने एडिट किया, गलत किया, उसके खिलाफ आप एक्शन लें।
लेकिन ना तो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया, ना समाजवादी पार्टी के किया। वो तो एक तरीके से बीजेपी पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार आपकी, आप इसकी जांच करा लीजिए। किसने मना किया है? उनका कार्यकर्ता है, अधिकृत कार्यकर्ता है, पार्टी का पदाधिकारी है। अगर उनको उससे आपत्ति थी तो उसको पार्टी से निकाल देते, एक ट्वीट कर देते कि मुझे इससे मतलब नहीं है। जब मतलब है तभी तो आप ऐसा बोल रहे हो। मैं समझता हूँ कि लोग का झूठ भी पता चल रहा है। अब तो लोग भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। कुछ तो ऐसे नेता हमारे हैं जो पाकिस्तान के हीरो हैं। आदरणीय राहुल जी का और आदरणीय अखिलेश जी का इस समय सबसे ज्यादा मीडिया में कहीं चल रहा है, इंडिया में तो चल नहीं रहा है। जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान में चल रहा है। तो दोनों पाकिस्तान के हीरो इन्हें बता रहे हैं। नहीं, वहां पे चल रहा है इनका बहुत ज्यादा वीडियो। अब वो वीडियो क्यों चल रहा है ये तो आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। कानून भी बना रहे, नियम भी बना रहे, पार्टी कार्य कर रही है, और जो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध हैं वो जग जाहिर है। और जाहिर सी बात है, इस समय हमको मतभेदों को बोलकर सभी राजनीतिक दलों के लिए मैं कहूंगा भारत के साथ खड़े होने का समय है। इस समय पाकिस्तान के ऐसा कोई शब्द मत बोलिए जो पाकिस्तान की मीडिया की हेडलाइन करे। सब पार्टियों ने समर्थन दिया है, कह रहे हैं कि जो कुछ करना है सरकार करे, हम साथ में हैं। सरकार तो कर रही है, पानी बंद कर दिया है, उनका हुक्का पानी बंद हो रहा है। और सरकार जो कर रही है वो सार्वजनिक उल्लेख थोड़ी करेगी। मोदी जी दंड देते हैं और ठीक से दंड देते हैं, ये हमेशा सबको समझना चाहिए। अभी पानी की बात आपने की है और अभी आप पाकिस्तान की भी बात कर रहे थे। आपने देखा नरेश टिकैत का बयान आया है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि पानी बंद करने का फैसला गलत है, हम तो वहाँ के भी किसानों की बात करेंगे। और अभी आप इस बात को कह रहे थे कि ऐसी चीज ना बोली जाए पाकिस्तान की हेडलाइन बने। तो ऐसे लोग जिन्हें पाकिस्तान के किसानों की चिंता है उनकी बात। अब देखिए, आपने प्रश्न भी किया, प्रश्न का जवाब भी दे दिया। आपके जवाब से लग रहा है कि आप नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी से सहमत नहीं है। आप ही ने प्रश्न किया और आप ही ने सहमत व्यक्त किए, तो इसमें मैं जवाब क्या दूं? आप जानेंगे। क्या लगता है ऐसे बयान नहीं, मुझे तो जो लगता है वो मैंने पहले बता दिया कि ऐसा कोई भी किसी भी नागरिक को, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को ऐसा कोई ना तो बयान देना चाहिए। मैं पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जिससे ऐसे संक्रमण काल में पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए। अब बलूचिस्तान में कुछ भी होता हो कहते हैं भारत की सह है, सिंध प्रांत उनसे अलग हो रहा कहते हैं भारत की सह है, तालिबान उनके वहां घुस के उनको मार रहा है वो कहते हैं भारत की सह है। भारत की सह काय को की? वो हमारे यहाँ के पड़ाके की बात कर रहे हैं, और वो उनके वहां जो उनके कुशासन के कारण आज उनका नहीं, ये तो मुबिन जो उनका जनरल है, थल सेना अध्यक्ष है, वो आतंकवादी है, ऐसा पाकिस्तान के पेंटागन के अधिकारियों ने बोला। तो अब उसमें कह देंगे भी भारत का हाथ है। अरे पूरा विश्व जान रहा है कि पाकिस्तान को आतंक की चरागाह मानता है, पूरा विश्व। के भारत में मिलाने का समय आ गया। अब ये जवाब कोई उसके लिए अधिकृत व्यक्ति होगा वही देगा। एक सवाल है, मिलाने क्या, पीवे के भारत में है ही है। एक सवाल है, जब आप में हैं उसके पास थोड़ी देर पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहा है कि आप संयम बरतिए, हर चीज में पाकिस्तान से युद्ध की बात मत कीजिए, इसको अपनी सोच में देखते हैं। और अभी की बात एक घंटे पहले की बात है। नहीं देखिए, पहली बात तो मैंने पहली बात को सुना नहीं है। बयान जब तक बयान ना सुनूं तब तक उनके शब्दों पर मैं बोल नहीं सकता। और पहली बात, इसके बोलने के लिए तुम्हारे विदेश मंत्री ही अधिकृत हैं। लेकिन एक बात भारत के बारे में जो मैं जानता हूं, भारत अब दुनिया की एक शक्ति बन चुका है। वो पाकिस्तान तक के तरह नहीं है। पाकिस्तान को तो हमारे 2 शहर के लोग की जो जनसंख्या है वो मिलकर ठीक कर सकती है। पाकिस्तान हमारे लिए चुनौती थोड़ी है। भारत इस समय 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की, और इसके कारण से लोगों की निगाह भारत की तरफ होती है कि भारत मजबूत ना होने पाए। और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि अपने जो राजनीतिक भी कहें और अपने एक सामाजिक अस्तित्व के अंतिम दौर पर चल रहा है। जो मिलिट्री शासन है उसके खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश है, इसलिए वो अपने पहले गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान है वो भारत पे आरोप बेकार लगा रहा है। और रहा संयम की, तो संयम भारत का तो पूरा संयम ही बढ़ता है। मुंबई की घटना घटी, भारत ने संयम किया, उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमने सफेद रंग का कबूतर, हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, वो सफेद रंग का कबूतर उड़ाते थे।
कोई बम ब्लास्ट होता था और पता चलता था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को शांति का प्रतीक कबूतर उड़ता था। तो अब कबूतर तो नहीं उड़ सकता, ये मोदी युग है। अब अगर वहां गोली चलेगा तो यहाँ से गोला चलेगा, वहां से गोला चलेगा तो यहाँ से बम चलेगा, और वहां से बम चलेगा तो परमाणु बम तैयार है। तो मोदी जी शेर का सवा शेर है, छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपने कहा पाकिस्तान चुनौती नहीं है, तो भारत के लिए इसमें चुनौती कौन है? भारत के लिए चुनौती जो मैं समझता हूँ, भारत तो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। चुनौती है जो गरीबी है, चुनौती है जातिवाद है, चुनौती है सांप्रदायिकता है, चुनौती है भ्रष्टाचार है, और इन सारी चुनौतियों को वो ठीक से हैंडल करके समाप्त कर रही है। पूरे देश को एकजुट रखना चाहती है। कुंभ का जो हमारा अभी त्योहार निकला है, उसमें जाति गठबंधन, जातीय बंधन टूट चुके हैं। कुछ नेता हैं जो सनातन को, हिंदू धर्म को जाति जाति में खंडित करना चाहते हैं, और वो ऐसे मांग कर रहे थे कि जिससे ये लगे कि बीजेपी इस प्रकार की जनगणना से विरोध में है। आप देखो 70 के पहले तक जाति जनगणना होती थी, ये भी होता था तो जाति जनगणना थी। उसके बाद से कांग्रेस ने इसको समाप्त किया, बीजेपी ने तो समाप्त नहीं किया था। अब सबने कहा लागू करना चाहिए, तो बीजेपी ने लागू कर दिया। तो कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने अलग अलग वर्ग के लोग बीजेपी हैं, के लिए ये तो साफ हो जितने जाएगा। बीजेपी के लिए तो जितने हैं सबके लिए काम है, सबका साथ, सबका विकास, सबके आरक्षण पर लिए। क्या फर्क पड़ेगा इससे? मैंने कहा ना, हमारा आइडियोलॉजी बिल्कुल स्पष्ट है सरकार की, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास। उसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी, अगड़ा भी, पिछड़ा भी। रिजर्वेशन को लेकर क्या फर्क पड़ेगा? शाहिद अफरीदी, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, उनका तन से जुदा था, क्या कहेंगे उसके लिए आप? अब ये तो सब जनता कह रही है। मोदी जी का के बारे में आप जितना करोगे, जनता के आक्रोश का उतना पार्ट बनोगे। सर तन से जुदा करने की जो मानसिकता से आप जितना करीब हो, आपके कार्टून से यही पता चलता है। और हर व्यक्ति को जाना है, लेकिन आपके ऐसे कार्टून बना देने से किसी के सेहत पे असर नहीं पड़ना है। जनता की नाराजगी का कोप भाजन का शिकार आपको होना पड़ेगा। पहलगाम हमले पर लेकर कब लगता है कि सरकार? देखिए क्या है, जनता को सरकार पर विश्वास है। अब पहले का जमाना नहीं रहा कि तुरंत आपने गोली चला दी, बम चला दिया और सारा कुछ आपने युद्ध कर लिया। युद्ध में साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है, और मैं समझता हूँ कि वैदेशिक नीति के अंतर्गत जितनी अच्छी प्रक्रिया इस समय हुई है, चारों तरफ से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। आज पेंटागन के एक रोबिन माइकल जो हैं, जो अधिकारी रहे हैं, तो उनका जो बयान है, उन्होंने तो मोबिन को ही आतंकवादी घोषित कर दिया कि लादेन से बड़ा अपराधी है। और उन्होंने जो बातें कही हैं भारत के पक्ष में, देखना चाहिए, दुनिया आज भारत के पक्ष में खड़ी है। आज चाइना भी खुलकर उनके साथ नहीं आ रहा है। सवाल कास्ट सेंसस को लेकर और है, कास्ट सेंसस कितना लाभकारी साबित होगा और कब? मंत्री नहीं हूँ जो इस पे अधिकृत कोई बयान दूं, लेकिन सर सुरक्षा पर तो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, कहाँ थी बीएसएफ? वो पुराने समय को याद करें और आज के समय को याद करें। अब यहाँ पर आतंकवादी बम विस्फोट करके, गोली चलाकर भाग के, हजरतबल में बिरयानी खा के, दामाद के तने सेवा करा के पाकिस्तान जिंदा चला जाता था। अब नहीं जाता है। अब अगर आता है भूल से और गोली चलाता है तो यही मर के कब्र में, वो जहन्नुम में चला जाता है, यही दफन हो जाता है। तो ये उनके समय में अब में अंतर है। लेकिन सर जो 26-27 को मार कर गए वो तो नहीं पकड़े गए। इंतजार करिए, इस वाली घटना में कभी कोई गिरफ्तारी नहीं। अब आपको थोड़ी पता होगा, यहाँ 1500 लोग से पूछताछ हुई है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR.
प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। जो लोग कहते ना कि वो पानी ले कहाँ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अज्ञान है वो लोग। मोदी जी का कोई कदम बगैर जानकारी के नहीं होता। बहुत सी पावर प्रोजेक्ट की परियोजनाएं लंबित थी बगैर पानी के, उनके डैम तैयार हैं और पानी का डाइवर्जन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, चुटकी का काम होगा और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा अगर भारत के प्रधानमंत्री चाह लेंगे तो। परमाणु बम वाली बात अब वो कर पाएंगे कि नहीं। हमारे वहाँ दिवाली में क्या होता है कि हम लोग जब एक पुरानी सी दुकान से लाते हैं, बड़ी प्रसिद्ध थी कभी, अब उसके बाद सब कुछ चला गया, सीले हुए रखे रहते हैं, उसके बाद सजावट के लिए की आतशबाज है तो उसके बम दगते ही नहीं है। पाकिस्तान एक सीली हुई पड़ाके की दुकान की तरह उसका वो है, उसकी तोपें दगेंगी कि नहीं, और दगेंगी तो उसके ऊपर, खुद के ऊपर दगेंगी कि किसी और पे दगेंगी, ये प्रश्न है कि बगल में भी तालिबान से वो निपटे। क्या सर 1971 से बड़ा जवाब भारत देने वाला इस बार? देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, एक भारत का आम नागरिक हूँ और हर भारत के आम नागरिक की इच्छा यही होती है कि वो जो हमारा शत्रु है वो इसका पराभव हम सब देखना चाहते हैं। और भी मैंने एक कथा सुनाई है कार्यक्रम में, आखिर में सुना देता हूँ। मैं एक प्रवचन में गया था, उसमें कृष्ण भगवान, मैं किसी की तुलना ये ना कह दी कि मैं किसी प्रधानमंत्री की या किसी की तुलना भगवान से कर रहा हूँ। उसमें कृष्ण भगवान बचपन में खेल रहे हैं, वो विष्णु भगवान के अवतार हैं और बलराम जी शेषावतार हैं। शेषनाग, जब राम जी थे तो लक्ष्मण जी, इस प्रकार के कथानक आता है, सुना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुना है, सही है कि गलत है वो आपका विषय है। कृष्ण जी की गेंद जाती है और कालिया नाग है, ये पाकिस्तान के आतंकी या पाकिस्तान के आतंक फैलाने वाले लोग कालिया नाग से कम थोड़ी है। वो वहां पर जमुना नदी में था, यहाँ ये पाकिस्तान में और POK में है। वो जहर से पानी को खराब कर रहा था, वो जहर से अपने आताताई जहर से वो कश्मीर को और सीमा प्रांतों को खराब कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं कि गेंद ऐसे चली, कृष्ण भगवान ने फिर जान के गेंद फेंक दी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं, तो मोदी जी ने पहले जान के पानी बंद किया है। और उस समय की घटना थी कि कालिया नाग को कृष्ण भगवान ने अंदर जब नागों को मारना शुरू किया तो उनकी धर्म पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मेरे पति को मत मारो, तो उनका पहले इसको जहर को अपना खत्म करना होगा। ऐसे ही पाकिस्तान को पहले अपना आतंकी जो जहर है उसको खत्म करना पड़ेगा। और फिर बाद में क्या किया, पहले बोलने दो भाई। फिर उन्होंने अपना जो रूप धारण किया कि कालिया नाग को कहा कि इस शर्त पे करेंगे, पहले तू अपना जहर उगल दे और उसके बाद तुझको मारते हुए ले चलूंगा। और क्या हुआ, उन्होंने दाऊ ने गोपियों को बुलाया, यशोदा माई को बुलाया, नंद बाबा को बुलाया, सारे लोग आके खड़े होके जमुना के तट पे आ गए। और जब देखा कि कृष्ण भगवान कालिया नाग को मारते हुए और बंसी बजाते हुए लातों से और उसके सर पर चढ़ के बजाते हुए आ रहे, उसका मान मर्दन कर दिया। तो जो गोकुल वाले थे उनका डर समाप्त हो गया। और बाद में हुआ कि यार कालिया नाग जिंदा भी हो गया तो जहर विहीन है, जिंदा भी रहेगा तो कोई भी एक डंडा लेके गांव का ग्वाला उसको ठीक कर सकता, उनका डर खत्म कर दिया। इस पाकिस्तान रूपी कालिया नाग का डर खत्म करना होगा, इस पाकिस्तान रूपी आतंक के जहर को, आतंकियों को खत्म करना होगा। ये सब लोगों की इच्छा है और सब जानते हैं कि मोदी जी एक सक्षम व्यक्ति हैं। मैंने किसी की तुलना किसी भगवान से नहीं करी है, ये जान के लोगों की इच्छा है कि उसी तरीके से इसका मान मर्दन हो। अच्छा सर,